हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका मेरी चैनल मेडल सपोर्ट में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बुखार यानी कि फीवर के बारे में। और बुखार के बारे में आज हम इस वीडियो में एकदम डिटेल में बात करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, हमारे शरीर का सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और जब शरीर का तापमान सामान्य अवस्था से अधिक बढ़ना शुरू हो जाता है तो उस स्थिति को बुखार या फिर पायरेक्सिया कहते हैं। बुखार शरीर का बीमारी से लड़ने का एक तरीका होता है, और इसीलिए बुखार जो है वो इन्फेक्शन का एक लक्षण है। इन्फेक्शन के दौरान हमारा रक्त और लसिका प्रणाली सफ़ेद रक्त कोशिकाएं यानी कि WBC का उत्पादन करता है, जो इन्फेक्शन यानी कि रोगाणुओं से लड़ती है। और इस स्थिति में हमारे शरीर का जो तापमान है वो बढ़ जाता है, और जिसके कारण हमारी मांसपेशियों पर दबाव पड़ता है और कंपकंपी होने लगती है। आमतौर पर हमारे शरीर का तापमान 41 से 42 डिग्री सेल्सियस यानी कि 105.8 से 107.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर नहीं जाता है। और हम सभी को बुखार के कारण शरीर में उठने वाली ठंडी लहरों और थकावट का सामना करना पड़ा है। बुखार कई अन्य परिस्थितियों के कारण भी हो सकता है, जो कभी सामान्य रहता है तो कभी गंभीर स्थिति तक भी पहुंच सकता है। और इसके अंतर्गत वायरल, बैक्टीरियल और परजीवी इन्फेक्शन यानी कि पैरासाइटिक इन्फेक्शन भी शामिल हैं, जैसे कि साधारण सर्दी, मूत्रमार्ग में इन्फेक्शन यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, दिमागी बुखार यानी कि मेनिंजाइटिस, मलेरिया, एपेंडिसाइटिस वगैरह। इसके गैर इन्फेक्टियस जो अगर हम कारणों की बात करें तो उसमें वास्कुलाइटिस और डीप वेन थ्रोम्बोसिस और दवा के साइड इफेक्ट और कैंसर वगैरह शामिल है। यह हाइपरथर्मिया से भिन्न होता है। हाइपरथर्मिया में शरीर का तापमान बढ़ जाता है, जो एक सेट पॉइंट तापमान से ज्यादा होता है। ऐसा या तो बहुत गर्मी के उत्पन्न होने से या फिर पर्याप्त मात्रा में गर्मी के बाहर न निकलने से होता है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि कितने तापमान को बुखार कहा जाता है। तो दोस्तों, निम्न स्तर के बुखार की सीमा लगभग 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से 101 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होती है। 102 डिग्री फ़ारेनहाइट वयस्कों के लिए मध्यवर्ती स्तर है। और इतना ही तापमान अगर शिशुओं का है, जो कि शिशु 0 से 6 महीने के होते हैं, तो उन्हें फौरन ही चिकित्सा देखभाल के लिए ले जाना चाहिए। उच्च स्तर के बुखार की सीमा 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होती है। और अगर तापमान गंभीर रूप से बढ़ जाता है यानी कि 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे अधिक हो जाता है, तो उस तेज बुखार को हम हाइपरपायरेक्सिया कहते हैं। निम्न या मध्य स्तर के बुखार में लोगों की स्थिति अलग अलग हो सकती है। हालांकि 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे अधिक तापमान वाला बुखार खतरनाक हो सकता है, और जिसमें तत्काल घरेलू उपचार या फिर चिकित्सा कराना जरूरी होता है। और अगर ऐसा ना किया जाए तो मरीज को गंभीर समस्याएं हो सकती हैं, और ऐसा विशेष रूप से शिशुओं, बच्चों और बुजुर्गों में होता है। दोस्तों, अगर हम प्रकार की बात करें कि बुखार के कितने प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं लगातार बुखार होना, जिसे हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस फीवर। यदि 24 घंटे से अधिक समय तक शरीर का तापमान सामान्य से ज्यादा हो और इस तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से अधिक बदलाव नहीं हुआ हो, तो इस प्रकार के बुखार को हम कहते हैं कंटिन्यूअस फीवर। इस प्रकार के बुखार में जैसे कि लोबर निमोनिया में होता है, टाइफाइड में होता है, मूत्रपथ में जब इन्फेक्शन होता है तब होता है, या फिर संक्रमित एंडोकार्डाइटिस या फिर ब्रुसेलोसिस और टाइफस में होता है। दूसरा जो है वो है स्वल्प विराम बुखार यानी कि रेमिटेंट फीवर। दोस्तों, ये बुखार चढ़ता उतरता रहता है या बिल्कुल नहीं उतरता, और इसमें शरीर का तापमान पूरे दिन सामान्य से ऊपर रहता है। और इस अवधि में तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक बदलाव नहीं आता है। और इस प्रकार का बुखार टाइफाइड और संक्रमित एंडोकार्डाइटिस के रोगियों में देखा जाता है। दोस्तों, इसका जो तीसरा प्रकार है वो है झाड़े का बुखार यानी कि इंटरमिटेंट फीवर। दोस्तों, इस बुखार में 24 घंटों की अवधि में उच्च तापमान केवल कुछ घंटों के लिए रहता है, और बाकी पूरे दिन तापमान जो है वो सामान्य रहता है। यह प्रक्रिया हर दूसरे दिन या फिर कुछ दिनों में आमतौर पर अपने आप को बार बार दोहराती है। और आंतरायिक बुखार के लिए उत्तरदायी कुछ बीमारियों में मलेरिया, प्यूमिया और सेप्टिसेमिया वगैरह शामिल है।
उसके बाद दोस्तों चौथा जो उसका टाइप है वो है सेप्टिक बुखार या हेक्टिक बुखार। दोस्तों एक उच्च तापमान जिसमें एंटीपायरेटिक जो कि एक बुखार की दवा होती है उससे भी कोई सुधार नजर नहीं आता, तो वो एक सेप्टिक बुखार का संकेत होता है। और इस अवस्था में रोगी की देखभाल की जानी चाहिए और उसके स्वास्थ्य में किसी भी तरह की गिरावट को रोकने के लिए समीक्षा की जानी चाहिए। पांचवा प्रकार है दोस्तों पेल एब्स्टीन टाइप। दोस्तों इसमें शरीर के तापमान में बार बार बदलाव होता है। तापमान में वृद्धि के लिए 3 दिन लग सकते हैं। तापमान 3 दिनों के लिए उच्च रह सकता है और फिर 3 दिनों में कम हो जाता है और उसके बाद 9 दिनों के लिए मरीज का बुखार उतर जाता है। और दोस्तों इसका छठा प्रकार जो है वो है कम या फिर मियादी बुखार यानी कि लो या पीरियोडिक ग्रेड फीवर। दोस्तों ये बुखार की पुनरावृत्ति होती है जो कुछ दिनों से कुछ हफ्तों तक रहती है। बुखार होने के बीच में अंतराल होते हैं जिनमें कोई लक्षण उपस्थित नहीं होता और इस बुखार का एक पैटर्न होता है जो बार बार इन्फेक्शन, असाध्यता यानी कि मैलिग्नेंसी या नॉन इन्फेक्शियस इन्फ्लेमेटरी रोगों के कारण हो सकता है। बुखार के हमले जो एक ही क्रम का पालन करते हैं उनके लिए गैर संक्रामक कारक जिम्मेदार होते हैं जैसे कि स्टील्स डिजीज या फिर रूमेटॉइड गठिया यानी कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस या फिर क्रॉन्स डिजीज या फिर बिचेट सिंड्रोम। अब दोस्तों बात करते हैं कि बुखार के सामान्य लक्षण क्या होते हैं। तो दोस्तों वयस्कों और बच्चों में 100.4 फ़ारेनहाइट या 38 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान का होना, कंपकंपी, थरथराना और ठंड लगना, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द या फिर शरीर के दूसरे अंगों में दर्द जो कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के कारण हो सकता है, बार बार या अत्यधिक पसीना आना, हृदय गति यानी कि हार्ट रेट का तेज हो जाना या घबराहट महसूस होना जिसे हम पाल्पिटेशन कहते हैं, त्वचा का फड़कना यानी कि स्किन फ्लशिंग या गर्म होना, बेहोशी, चक्कर आना या हल्का सिरदर्द होना, आंखों में दर्द होना, कमजोरी होना, भूख में कमी लगना, सिर दर्द होना, उल्टी, दस्त, सुस्त होना, नाक का बहना, गले में खराश, खांसी और आवाज का कर्कश हो जाना जिसे हम होर्सनेस कहते हैं और नींद में कमी यानी कि स्लीपीनेस। तो ये सारे जो लक्षण है ये बुखार के कुछ सामान्य लक्षण होते हैं। दोस्तों बात करते हैं इसके कारणों की यानी कि बुखार जो है वो होने का कारण क्या है। तो दोस्तों बुखार तब होता है जब आपके मस्तिष्क का एक हिस्सा जिसे हम हाइपोथैलेमस कहते हैं, जिसे आपके शरीर की थर्मोस्टेट भी कहा जाता है, वो आपके शरीर के सामान्य तापमान के निर्धारित बिंदु को ऊपर ले जाता है। जब ऐसा होता है तब आपको ठंड महसूस हो सकती है और आप ज्यादा कपड़े पहन लेते हैं या कंबल में लिपट जाते हैं या आपको कंपकंपी भी हो सकती है और जिससे शरीर में ज्यादा गर्मी उत्पन्न होती है और इसके परिणाम स्वरूप शरीर का जो तापमान है वो बढ़ जाता है। शरीर का सामान्य तापमान पूरे दिन बदलता रहता है, जैसे कि सुबह के समय शरीर का तापमान कम होगा और देर दोपहर या शाम को तापमान जो है वो बढ़ जाता है। हालांकि ज्यादातर लोग 98.6 फ़ारेनहाइट के तापमान को सामान्य मानते हैं और आपके शरीर का तापमान डिग्री के अनुसार 97 फ़ारेनहाइट से 99 फ़ारेनहाइट यानी कि 36.1 डिग्री सेल्सियस से 37.2 डिग्री सेल्सियस ऊपर नीचे हो सकता है, जिसे हम सामान्य माना जाता है। और दोस्तों अगर हम बात करें कि बुखार या शरीर का तापमान बढ़ने के क्या कारण होते हैं, तो दोस्तों वायरल इन्फेक्शन, जीवाणु द्वारा इन्फेक्शन यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, गर्मी के कारण अगर बेहद थकान हो जाती है यानी कि हीट एक्सोशन के कारण भी हो सकता है, सूजन से संबंधित अगर कोई समस्या है जैसे कि रूमेटॉइड गठिया या फिर जोड़ों की परत में सूजन या फिर कोई एक घातक ट्यूमर हो या फिर कुछ दवाएं जैसे कि एंटीबायोटिक्स और ड्रग्स जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता हो या फिर कुछ टीकाकरण से यानी कि इम्यूनाइजेशन से जैसे कि डिप्थीरिया, टिटेनस और असेल्युलर पर्ट्यूसिस यानी कि DTaP या फिर न्यूमोकोकल वैक्सीन के कारण भी बुखार जो है वो हो सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि इससे बचाव जो है वो कैसे किया जाता है। तो आप संक्रामक रोगों के जोखिम को कम करके बुखार को रोकने में सफल हो सकते हैं। तो कुछ ऐसे सुझाव हैं जो कि आपकी मदद कर सकते हैं, जैसे कि अक्सर अपने हाथों को धोएं और अपने बच्चों को भी यही सिखाएं और ऐसा खास तौर पर खाने से पहले, शौचालय का उपयोग करने के बाद, भीड़ में समय बिताने के बाद, किसी संक्रमित व्यक्ति के पास जाने के बाद, जानवरों को छूने के बाद और सार्वजनिक वाहनों में यात्रा के दौरान ऐसा करें। अपने बच्चों को अच्छी तरह से हाथों को धोना सिखाएं। हाथों के अगले और पिछले हिस्सों पर साबुन अच्छी तरह से लगाएं और फिर उन्हें पानी से अच्छी तरह से धो लें। हमेशा हैंड सैनिटाइजर अपने साथ रखें। जब आपके पास साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो आप इस हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें।
अपनी नाक, मुंह या आंखों को छूने से बचें, क्योंकि इन रास्तों से वायरस और बैक्टीरिया आपके शरीर में प्रवेश कर सकते हैं और इन्फेक्शन का कारण बन सकते हैं। छींकते या खांसते समय अपने मुंह और नाक को ढककर रखें और अपने बच्चों को भी ऐसा करने के लिए कहें, और जब भी संभव हो छींकने और खांसने के दौरान दूसरों से दूर रहें, ताकि वे इस इन्फेक्शन का शिकार ना हों। और अपने बच्चों के साथ कप, पानी की बोतलें और बर्तन जो हैं वो साझा करने से बचें, यानी कि शेयर करने से बचें। और दोस्तों, अगर हम बात करें इसके परीक्षण की, यानी कि इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, इसका निदान कैसे करते हैं, तो दोस्तों बुखार का निदान करना बहुत आसान है। थर्मामीटर से मरीज के शरीर का तापमान जांच कर बुखार का निदान घर पर ही कर सकते हैं। मरीज को आराम करने का सुझाव दिया जाता है, क्योंकि शारीरिक गतिविधियों से शरीर का तापमान और बढ़ जाता है। बुखार एक सामान्य रोग है जिसका इलाज संभव है। ज्यादातर मामलों में बुखार का कारण जल्दी ही पता चल जाता है। बुखार की वजह से समस्या तब शुरू होती है जब किसी भी व्यक्ति को लंबे समय से बुखार हो और उसके कारण का भी आसानी से पता नहीं लग पाता। बुखार का कारण जो है वो कुछ संक्रामक एजेंट जो है उससे हो सकता है, सूजन भी उसका कारण हो सकता है, प्रतिरक्षा या चयापचय विकार भी उसका कारण हो सकता है, या फिर इन्फ्लेमेशन, कामकाज में आनुवंशिक असामान्यता के कारण भी बुखार का कारण हो सकता है, यानी कि कोई जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी भी बुखार का कारण हो सकता है। बुखार की नैदानिक प्रक्रिया हर वर्ग में भिन्न होती है और लंबे समय से होने वाले बुखार के कारणों की खोज करना हमेशा संभव नहीं होता, और इन मामलों में अज्ञात मूल के बुखार का पता चलता है। और दोस्तों, अगर हम बात करें कि एक व्यक्ति जो है उसको बुखार हो सकता है अगर मुंह का तापमान 99.9 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक है, मलाशय यानी कि गुदा का तापमान 100 से 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक हो, और बाह के नीचे या कान के अंदर का तापमान 99 फ़ारेनहाइट से अधिक हो, तो उस व्यक्ति को बुखार हो सकता है। बुखार एक बीमारी के बजाय एक संकेत होता है। जब डॉक्टर पुष्टि करते हैं कि शरीर का तापमान सामान्य तापमान से अधिक है, तब वे निश्चित नैदानिक परीक्षणों का सुझाव देते हैं जो अन्य लक्षणों के आधार पर निर्धारित हो सकते हैं। इसमें रक्त परीक्षण, मूत्र परीक्षण, एक्सरे और अन्य इमेजिंग स्कैन भी शामिल होते हैं। दोस्तों, इसके इलाज की बात की जाए, मेडिकल ट्रीटमेंट की बात की जाए, तो दोस्तों बुखार को कम करने के कई तरीके होते हैं। सामान्य तौर पर बुखार को कम करने के लिए आइबुप्रोफेन या एसिटामिनोफेन का उपयोग किया जा सकता है। दोनों दवाएं दर्द को नियंत्रित करने और बुखार को कम करने में मदद करती है। दोनों दवाओं को बारी बारी से बदलकर खाने से आराम मिलेगा और एक दवा के लेने से आकस्मिक ओवरडोज की संभावना भी कम हो जाएगी। कभी कभी बुखार को रोकने के लिए एसिटामिनोफेन और आइबुप्रोफेन दोनों दवाओं को एक साथ लेने की आवश्यकता हो सकती है। ठंडे पानी से स्नान करने या त्वचा पर ठंडा तौलिया रखने से बुखार को कम करने में मदद मिलती है। मौखिक रूप से लिया गया ठंडा तरल पदार्थ भी मरीज को तुरंत रिहाइड्रेट और ठंडा कर देता है। बुखार को कम करने के लिए एस्पिरिन दवा को भी कभी भी सबसे पहले नहीं चुना जाता। इसका उपयोग बच्चों पर तो बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए। एस्पिरिन की ज्यादा खुराक वयस्कों के लिए विषैली साबित हो सकती है और बच्चों में रे के सिंड्रोम जैसी बीमारी पैदा कर सकती है। एस्पिरिन दवा 18 वर्ष या उससे कम उम्र के व्यक्तियों को नहीं देनी चाहिए जब तक किसी चिकित्सक द्वारा निर्देशित ना हो। आइबुप्रोफेन हाइपोथैलेमस को शरीर का तापमान बढ़ाने से रोकती है। दवाइयों की दुकान से इस दवा की 200 मिलीग्राम की गोलियां खरीद सकते हैं। शरीर के तापमान को कम करने के लिए हर 4 घंटे में 1 या 2 गोलियां लेना ठीक होता है और इस दवा का कम से कम उपयोग करें। बच्चों की खुराक उनके वजन पर आधारित होती है। आइबुप्रोफेन के दुष्प्रभावों में मतली और उल्टी शामिल है। भोजन करने के बाद इस दवा को लेने से इन्हें रोका जा सकता है और इसके दुर्लभ दुष्प्रभावों में दस्त, कब्ज, दिल का दर्द और पेट दर्द वगैरह शामिल है। पेट का अल्सर या किडनी रोग से पीड़ित व्यक्ति, गर्भवती महिला और जिन लोगों को एस्पिरिन से एलर्जी हो उन्हें आइबुप्रोफेन के सेवन से बचना चाहिए। बुखार को कम करने में एसिटामिनोफेन भी प्रभावी होती है। दवाइयों की दुकान पर इसकी 325 मिलीग्राम या 500 मिलीग्राम की गोलियां मिलती है और यह दवा तरल रूप में भी उपलब्ध है। बुखार दूर करने के लिए हर 4 घंटे में 1 या 2 गोलियों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। कई और अन्य दवाओं की तरह बच्चों की खुराक उनके वजन पर आधारित होती है। वयस्कों द्वारा 24 घंटे में ली गई कुल खुराक 3 ग्राम से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि 500 मिलीग्राम की 6 गोलियों के बराबर। इसके साइड इफेक्ट बहुत ही कम देखे जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को दवा से एलर्जी होती है। अत्यधिक मात्रा में खुराक लेने से यकृत विफलता यानी कि लीवर फेल्यूर हो सकती है। इसीलिए यकृत रोग से पीड़ित लोग और वो लोग जो बहुत समय से अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं उन्हें इस दवा से बचना चाहिए। एसिटामिनोफेन के सामान्य ब्रांड के नाम जो हैं वो है एस्पिरिन फ्री एनासिन, फीवरिल, जेनापेप, पेनाडोल, टेम्प्रा और टाइलिनॉल है।
एसिटामिनोफेन के रूप में वर्णित विशिष्ट सामग्री जो उस दवा में मौजूद है उसके लिए दवा के लेबल को पढ़ें। बहुत सी अन्य दवाओं में एसिटामिनोफेन की मात्रा होती है जो और अन्य दवाओं के साथ संयोजन में होती है, और इसीलिए सुनिश्चित करने के लिए दवाइयों की जांच कर लेनी चाहिए कि संयोजित दवाओं को मिलाकर 24 घंटे में ली जाने वाली कुल खुराक 3 ग्राम से अधिक नहीं होनी चाहिए। बुखार से किसी भी व्यक्ति को निर्जलीकरण हो सकता है, यानी कि डिहाइड्रेशन हो सकता है, और इसीलिए तरल पदार्थों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। त्वचा को ठंडा करने का प्रयास करते रहने से व्यक्ति को अधिक असुविधाजनक महसूस हो सकता है और इससे कंपकंपी भी हो सकती है, जो वास्तव में शरीर के तापमान को बढ़ा देती है। और ऐसा तब होता है जब बुखार किसी इन्फेक्शन के कारण हुआ हो। इसके अलावा इसका उपचार बुखार के कारण और इसके लक्षणों पर निर्भर करता है। सामान्य सर्दी के लक्षणों का इलाज घर पर ही दवाओं से किया जा सकता है। यदि बुखार गर्म मौसम या जरूरत से ज्यादा तनाव यानी कि ओवर एक्सरेशन, उदाहरण के लिए लू यानी कि हीट स्ट्रोक, हाइपरथर्मिया और गर्मी से होने वाली थकावट के कारण होता है, तो इसकी उपचार की तकनीक किसी भी अन्य बुखार से अलग होती है। ऐसे बुखार में न तो एसिटामिनोफेन और न ही आइबुप्रोफेन प्रभावी होगी, और ऐसी स्थिति में व्यक्ति को तुरंत ही शांत हो जाना चाहिए। यदि व्यक्ति भ्रमित या बेहोश हो जाए तो तत्काल आपातकालीन चिकित्सा की सहायता लेनी चाहिए। मदद के लिए प्रतीक्षा करते समय रोगी को गर्म वातावरण से निकालें और फौरन ही उसके कपड़े उतार दीजिए। ऐसे में शरीर को गीले स्पंज से ठंडा किया जाना चाहिए। पंखे को रोगी के पास ही रखें जिससे उसकी हवा सीधे उस व्यक्ति तक पहुंच सके। बुखार का इलाज उसके कारणों पर निर्भर करता है। अधिकांश मामलों में हाइपरथर्मिया को छोड़कर एसिटामिनोफेन या आइबुप्रोफेन की गोलियां बुखार कम करने के लिए दी जा सकती हैं। निर्जलीकरण को रोकने के लिए यदि आवश्यक हो तो मुंह द्वारा तरल पदार्थ भी दिए जा सकते हैं। वायरल बीमारियां आमतौर पर बिना चिकित्सा उपचार लिए ठीक हो जाती है। हालांकि विशिष्ट लक्षणों को दूर करने के लिए दवाएं दी जा सकती हैं। ये दवाइयां बुखार को कम करने, गले की सूजन और खराश को कम करने और बहती हुई नाक को नियंत्रित करने में मदद करती है। जिन वायरस की वजह से उल्टी और दस्त होते हैं उन्हें रोकने के लिए इंट्रावेनस फ्लूइड और दवाओं की आवश्यकता हो सकती है। ये दवाएं दस्त और मतली को रोकने में भी मदद करती हैं। कुछ वायरल बीमारियों का इलाज एंटीवायरल दवाओं के साथ किया जा सकता है। हर्पीज और इन्फ्लुएंजा वायरस इसके उदाहरण हैं। जीवाणु संबंधी बीमारियों के लिए विशिष्ट एंटीबायोटिक की आवश्यकता होती है, और ये एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के प्रकार या फिर शरीर में उसकी उपस्थिति के स्थान पर निर्भर करता है। चिकित्सक यह निर्धारित करते हैं कि व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया जाए या उसे घर भेज दिया जाए, और यह निर्णय व्यक्ति की बीमारी और उसकी स्वास्थ्य स्थिति पर निर्भर करता है। अधिकांश फंगल इन्फेक्शन का इलाज एंटीफंगल दवाओं से किया जा सकता है, और जब दवा बंद हो जाती है तब उस दवा से उत्पन्न होने वाला बुखार भी खत्म हो जाता है। जब बीमार व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली में बाधा आती है तो तुरंत उसका मूल्यांकन किया जाएगा। अतिताप यानी कि हाइपरथर्मिया से पीड़ित व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। अधिकतर बुखार उपयुक्त उपचार के बाद कुछ दिनों में ठीक हो जाते हैं। बुखार के कारण का सही ढंग से उपचार करने के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ द्वारा दी गई सलाह का पालन करना चाहिए। इस प्रकार बुखार के शुरुआती चरण में ही इसका निदान कुछ दिनों या हफ्तों में किया जा सकता है, और ये बुखार के कारण पर निर्भर करता है। अगर उपचार के बावजूद भी बुखार के लक्षण गंभीर हो जाए और बुखार 3 दिनों तक भी ना उतरे, या अगर बिना उपचार के बुखार 1 हफ्ते तक बना रहे, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। दोस्तों, अगर हम बुखार के कारण होने वाले जोखिम और जटिलताओं की बात करें तो दोस्तों, बुखार आमतौर पर गंभीर जटिलताओं का कारण नहीं बनता है, लेकिन अचानक बहुत अधिक बुखार होना या लंबे समय से होने वाले बुखार खतरनाक साबित हो सकते हैं, और जिसके कारण कुछ जटिलताएं हो सकती हैं, जैसे कि मति भ्रम होना। दोस्तों, बच्चों की तुलना में वयस्कों में शरीर के तापमान बढ़ने से भ्रम होने की संभावना अधिक होती है, और यह संभव है कि आपका बच्चा बुखार की वजह से ऐसी चीजें देखना शुरू कर सकता है जो वास्तव में नहीं है, जैसे कि गुड़िया को अपने कमरे में उड़ते हुए या अपने ऊपर कीड़ों को चलते हुए देखना। 102 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे अधिक तापमान होने पर भ्रम होने की अधिक संभावना होती है। दूसरा दोस्तों, बुखार के दौरे पड़ना। जब बच्चों में बुखार के दौरे पड़ते हैं उस दौरान उनके शरीर में ऐंठन, अकड़न या कंपकपाहट होने लगती है, जो बच्चों में खासकर बुखार के कारण होती है। लगभग 2 से 5% बच्चे इस बुखार के दौरे का अनुभव करते हैं, और जिन बच्चों को पहले बुखार के दौरे पड़ चुके हैं 29 से 40% बच्चों को ऐसे दौरे का अनुभव फिर से हो सकता है। और तीसरा है दोस्तों निर्जलीकरण। निर्जलीकरण हल्का, मध्यम या अधिक मात्रा में हो सकता है। आपके शरीर से जो तरल पदार्थ निकलते हैं उनकी कमी को तुरंत पूरा करना जरूरी होता है।
निर्जलीकरण तब होता है जब आप 24 घंटे तक बिना उल्टी या उल्टी के साथ गंभीर दस्त, बुखार, मल में खून आना या किसी भी तरल पदार्थ का सेवन नहीं कर पा रहे हो। कई तरह के इन्फेक्शन बुखार का कारण हो सकते हैं। यदि इलाज ना किया जाए तो उससे गंभीर समस्याएं हो सकती है। तो ये सारी स्थितियों में बुखार के अंतर्निहित कारणों के लिए इलाज करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।